हॉट सीट और मैं हूं आपकी होस्ट अक्सा खान। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आज बात करेंगे मुल्की सलामती के हवाले से, जो कि मसला इस हवाले से दरपेश है। नाज़रीन, तो मुल्की सलामती के हवाले से किस किस्म के खतरात लाहक हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे वजारत दाखिला की, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मुल्की सलामती के लिए नाज़रीन खतरा करार दे दिया है। कि डेंजर साइन उसको एक डेंजर जोन में कर दिया। यानी नाज़रीन के वजारत दाखिला की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ही क्यों निशाना बनाया गया है, जबकि और भी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मुल्की सलामती के लिए खतरा जो है वो करार दिया गया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ही है। एक्स पर पाबंदी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वजारत दाखिला की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि इस प्रोग्राम को इस हवाले से प्रोग्राम में डिस्कस करते हुए जो सबसे ज़्यादा मसला गौर फिक्र के हवाले से दरपेश है वो एक्स के हवाले से जो है वो जारी है कि एक्स को मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद कॉन्टेंट इस तरह से अपलोड होता है जिसमें एक्स पर जो है वो इदारों के हवाले से बात की जाती है। तो मुल्की सलामती और वकार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। जवाब में यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये पाबंदी हिसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। तो नाज़रीन, इदारों की जानिब से ये खतरा है कि एक्स पर जो है वो इस तरह से कंटेंट अपलोड होगा। कुछ अनासिर एक्स यानी कि साबका ट्विटर के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम एक्स के जरिए ही क्यों आ रहा है, ये सारे मामला जो है हम आज के प्रोग्राम आज के सेगमेंट में जो है इस हवाले से इसको डिस्कस करेंगे, इस इशू को हाईलाइट करेंगे। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। तो नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी शाहिद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आपके सामईन नाज़रीन को सलाम पेश हो। जी ठीक है, वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि शरपसंद अनासिर तो हर सोशल मीडिया साइट पर मौजूद हैं, तो अगर एक्स पर पाबंदी लगाई गई है यानी कि ट्विटर पर, तो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, इस हवाले से ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अक्सर ये तो एक पढ़ी लिखी बात है ना कि पूरी दुनिया में जो आउटरीच सबसे मैसिव आउटरीच है ना, वो एक ही प्लेटफॉर्म है जो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे और उसको एक्स कहते हैं। अच्छा, एक्स स्टैंड फॉर एक्सप्रेस भी है कि स्विफ्ट अप्रोच है फॉरन। सेकंड वन, एक्स जो है वो न्यू जनरेशन के लिए भी एक्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये एक मैं आज आपके प्रोग्राम के थ्रू अपने सुनने वालों को ये पैगाम दे रहा हूँ और देखने वालों को कि जो एक्स का इफेक्टिवनेस है ना, वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और इसकी अप्रोच, और ये है खास तौर पे हमारी यूथ में सबसे ज्यादा, अगर टिकटॉक के बाद कोई चीज पॉपुलर हो रही है और जिसको ऑथेंटिक जिसकी ज्यादा है, पेनिट्रेशन ज्यादा है, वो एक्स है जी। और ये पॉलिटिकली अगर आप और देख लें कि आज से 5 साल पहले फेसबुक कहाँ थी और ट्विटर या एक्स, मौजूदा एक्स कहाँ था, और आज का मौजूदा एक्स और फेसबुक कहाँ है। तो जो ट्रैफिक की कन्वर्जन है ना, खास तौर पर पॉलिटिकली पूरी दुनिया में, आपसे बड़े से बड़ा आप आइकॉन ले लें, बड़े से बड़ा आप पॉलिटिशियन ले लें, बड़े से बड़ा आप जो है ना वो कोई शख्स चाहे वो प्लेयर ले ले, जब तक वो ट्वीट पे नहीं जाएगा, वो ट्वीट नहीं करेगा और ट्वीट के जरिए वो रिजल्ट नहीं लेगा, कमेंट्स नहीं लेगा, तब तक वो पावरफुल नहीं होगा। तो इमरान खान का सबसे ज्यादा बड़ा फोकस और इमरान खान की पीटीआई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ट्विटर पे थी। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट के इसको यानी इसको कंट्रोल किया गया, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से जी कि ट्विटर को बैन किया जा रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि समहाउ ट्विटर को या एक्स को हमको हमारी जो एजेंसीज हैं या हमारे मुल्क में वजारत दाखिला है स्पेशली फ्रंट पे, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखें दुनिया में अगर किसी ने करना है, मैं यूज करता हूँ, मैं रेगुलर यूजर हूँ उसका, आप भी होंगी और अब भी हो रहा है। एक वीपीएन फ्री ऐप कर ले, आप उसके जरिए ट्विटर कर सकती हैं। जो वीपीएन कर सकता है
वो ट्वीट कर सकता है, वो एक्स को यूज कर सकता है। तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जिसको बनाया जाए और यूट्यूब की तरह पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक दफा यूट्यूब 4 साल के लिए बंद हुआ और ये बंद नहीं है भाई, ये एक्सेसिबल है। सिर्फ आपने डायरेक्ट नहीं जाना, आपने इनडायरेक्ट वीपीएन के जरिए जाना है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपको अंदाजा है कि हमारी जो गल्फ स्टेट है उनमें खास तौर पे दुबई और सऊदीया में आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, नहीं है वहां पे। कभी आपने या मैंने सुना कि व्हाट्सएप कॉल वहां पे नहीं होती, तो क्या वहां पे बिजनेस बंद हो गए, वहां पे पॉलिटिक्स बंद होगी, वहां पे केसेस अदालतों में चले गए? आज भी आप हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, दुबई फिरने चले जाएं, आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते। आपको बीपर के जरिए ही आना पड़ता है, या वॉइस मैसेजिंग के जरिए, या उनकी जो 3-4 एप्स हैं उनको आप अपलोड करके आप ईमो के जरिए कर लेते हैं। तो इसको इतना बड़ा इशू बनाना नहीं चाहिए। इशू कहां से बनता है कि जब एक्स के ऊपर जो फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए लोग जब वो टैग करते हैं हैशटैग के साथ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एजेंसीज को वो निप करते हैं, वो हर्ट करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो ब्लेम आउट करते हैं, तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये काम होगा कि रियासती इदारों को, यानी एक आम अल्फाज में अगर वो लीलो रुसवा करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क में खाना दिंडी से बचने के लिए और प्रेशर से बचने के लिए गवर्नमेंट अगर छोटे मोटे इकदाम कर लेती है, जी जी, चाहे वो मुहर्रम की सूरत में करे, चाहे वो जश्न आजादी की सूरत में करे, तो हमारे बार बार मैं तो कहता हूँ कि हमारी अदालतों ने इंसाफ तो हमारी अदालतों में मिलता नहीं है, 140वें नंबर पे है। वो पॉलिटिकल चीजों पे अदालतें क्यों पड़ती है? उनको ये केस ही नहीं लेने चाहिए, उनको ये कह देना चाहिए कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है अदालतों की, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके पास कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है कि उनको पता चल जाएगा यार कि यार ये ट्विटर खोल दो, ये यूट्यूब खोल दो, ये इसको बंद कर दो। भाई वो एक्सपर्ट ही नहीं है, वो ला एक्सपर्ट है। उन्होंने लॉ के मुताबिक लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ये छोटे छोटे सोशल इश्यूज के लिए लाखों, हमारे 20 लाख से ज्यादा हमारे केस पेंडिंग है। कई लोग मर गए हैं अदालतों में, उनको इंसाफ नहीं मिला, और यहाँ पे हम इन चक्करों में पड़ के अपनी पूरी आपका मेरा टैक्स पेयर मनी जो है वो छोटे छोटे इश्यूज पे जाया की जा रही है। ट्विटर इतना बड़ा इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी ये बात है कि पीटीआई को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फसादी टोला मार्केट में जिसको फितना कहा जाता है, कभी क्या कहा जाता है, मैं ऐसे नाम तो नहीं लेना चाहता, कहा जाता उसको, इसकी सब की प्रॉब्लम की जो जड़ है ना वो पीटीआई है। क्योंकि पीटीआई लोग बाहर बैठ के वो ट्विटर और बाकी जो हमारे हेड्स हैं टिकटॉक के जरिए वो ऐसा पैनिक बना रहे हैं कि पाकिस्तान स्टेबल होने का नाम ही नहीं ले रहा। यानी कि आप मुल्क में अगर एक पार्टी है वो अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकती है, लेकिन वो इदारों को गाली गलूज पे तो नहीं आ सकती। यानी वो इदारा अगर हमारी फौज है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर वो उनके हक में बात कर दे तो फिर तो वो उनके लिए जायज है। अगर वो उनके हक में बात ना करें, वो न्यूट्रल हो जाए तो वो नाजायज है, चाहे वो अदालतें हैं चाहे वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। तो पीटीआई को भी देखना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि ट्विटर को कोई आसमान से गिरी हुई कोई चीज है, वो बस एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और ट्विटर का नाम जब एक्स रखा गया तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि नई जनरेशन को मजीद खराब करने के लिए आप ट्विटर और सोशल मीडिया जितना कम देखा जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, उतना हमारी कौम के लिए और हमारे मजहब में भी वो आ जाएगा और हम पुरसकून हो जाएंगे। इसकी ये फाइट नहीं होनी चाहिए। एजेंसियों को भी ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। जो ट्विटर पे गालियां देते हैं उनको बैन कर दे, बात खत्म हो गई, उनका ट्विटर अकाउंट सीज कर दे, ये मसला ही हल हो जाए। तो सबका बैन करने के बजाय उनको पिन ऑफ करें, उनको एफआईए में दे और ये मसला हल कर दे। इनके पास भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। जो इंतजार बनाते हैं उनको क्लोज कर दें, उनको स्पैम में फेंक दें। जी ठीक है सर, जैसा कि आपने अभी इस हवाले से कहा कि पीटीआई के कुछ हैंडलर्स हैं जो कि बाहर से बैठकर जो है वो ट्विटर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस हवाले से तो फिर सर साइबर विंग का इदारा भी मौजूद है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा भी मौजूद है, उनकी जानिब से क्या लाए अमल इख्तियार किया जा रहा है? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ तो हो सकता है एफआईए को भी यही टास्क दिया जाता है, जी आपको बिल्कुल। अच्छा, ये आप 10 इदारे और बना देंगी ना, वकीलों की दिहाड़ियां अलग है,
एक्चुअली इदारे जितने मर्जी बना लें, ठीक है। क्या वो इदारे इफेक्टिवली मॉनिटरिंग करते हैं, इफेक्टिवली उसमें काम करते हैं, या सिर्फ वो अपनी तनख्वाह लेकर साइड बिजनेस कुछ और करते हैं वो? ठीक है, ठीक है। जैसा कि इस हवाले से और भी सर प्रोग्राम को शाहिद इकबाल भट्टी से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़िता हो चुका है, उसको दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि जैसे कि मुल्की सलामती के हवाले से बातचीत जारी थी, तो नाज़रीन वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। यानी कि नाज़रीन बात की जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ही क्यों मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया, कि जबकि बहुत सारे ऐसे भी और भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि किस तरह का सेंसिटिव कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो आखिर मुल्की सलामती के खतरे को नजर रखते हुए सिर्फ ट्विटर यानी एक्स को ही जो है वो मुतनाज़ करार दिया गया है। और एक्स पर पाबंदी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वजारत दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जा रहा है। तो मुल्की सलामती और वकार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। जवाब में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। तो कुछ अनासिर एक्स आपका ट्विटर के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। यानी नाज़रीन इस हवाले से अगर बात की जाए प्रोग्राम के अंदर तो सिर्फ ट्विटर को जो है वो हाईलाइट किया गया है, तो क्या इस हवाले से और भी जो है जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद है ट्विटर के अलावा जो है वो अभी इमर्जिंग जो है वो एप्लीकेशंस के साथ ही जो ट्वीट की तरह ही काम कर रहा है, वो थ्रेड्स का इदारा भी है। यानी इंस्टाग्राम ने अपना जो है वो थ्रेड्स के नाम से भी जो है वो लॉन्च किया है, जो भी एक ट्विटर की तरह ही काम करे। तो नाज़रीन इस हवाले से बात ये की जा रही कि एक्स पर पाबंदी के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा कराए गए हैं। तो इस हवाले से इस प्रोग्राम में डिस्कस करने का मकसद ये है कि क्या सिर्फ जो है वो ट्विटर एक्स को ही जो मुतनाज़ करार दिया जाएगा, या और भी एप्लीकेशंस पर आने वाले दिनों में या आने वाले वक्तों पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो इस हवाले से मजीद हम प्रोग्राम में इस इश्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से जो है मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया गया था, हमारे प्रोग्राम में जो है इस हवाले से बातचीत हो रही थी और सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वजारत दाखिला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। तो इस पर हमारे साथ मौजूद थे तज्ज़ियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब, जो इस हवाले से तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे, अपने नाज़रीन के साथ जो है वो अपनी राय को जो है वो शेयर कर रहे थे और आने वाले दिनों में तज्जिया इस हवाले से दे रहे थे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो इस हवाले से सर आपसे पूछना ये चाहूंगी कि जो लोग हुकूमती इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके कौन से हकूक मुतासिर होते हैं एक्स पर पाबंदी लगने से, ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, इंसानी हकूक की बात होती है ना, तो पाकिस्तान में इंसानियत को ही पमाल किया जा रहा है हर लेवल पे। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी कुछ एनजीओज और कुछ हमारे सो कॉल्ड जो हमारे जो सहाफी हजरात हैं, वो अब शायद अपने घरों में ये इंसाफ ना प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन वो ऐसी पार्टी के लिए देखें पाकिस्तान की तारीख में अगर 6 जंगें हुई हैं तो गैर मुल्कियों ने और आउटसाइडर्स ने पाकिस्तान पे अटैक किया ना, चाहे वो इंडिया के सूरत में हो या वायलेशन जो हमारे यहाँ तकरीबकारी होती है हमारी सरहदों के ऊपर अफगानिस्तान से। लेकिन वाहिद एक जमात है पीटीआई ने जिसने 9 मई का वाकया कर दिया। 9 मई के वाकये के बाद फिर वो उसको मानते भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगते और वो कहते ये फौज ने खुद करवाया है। और जब खुद करवाया है फिर हमारे चीफ साहब से लेके बास फौजियों को, यानी ये एक ऐसा कारनामा उन्होंने कर दिया। और ये सब ट्विटर पे मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी कौम को आगाह करने के लिए कि ट्विटर की एक्सेस और लिजिटिमेसी फेसबुक और बाकी चीजों से कहीं ज्यादा इफेक्टिवनेस है। और ये पेड सोशल मीडिया जो एक्स पे काम कर रहा है पीटीआई वालों का, उसमें किसी के हकूक की जो आइन का 19 उसकी क्लॉज है उसका सहारा लेके अगर पाकिस्तान में कोई भी
पार्टी इंतजार फैलाएगी, वो चाहे नून लीग वाले हो, वो चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, चाहे आम आदमी हो, भाई उसको क्यों इजाजत दी जाए ना। ये इंसानी हकूक सिर्फ पाकिस्तान में रह गए हैं क्या? गल्फ में इंसानी हकूक नहीं है? मैंने पहले भी मिसाल दी, ट्विटर अकाउंट है, आप इजी एक्सेस टू द पीपल, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप झूठ तो नहीं बोल सकते। अब झूठ फैलाने के लिए तो गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैंने पहले कह दिया कि पैनिक नहीं फैलाना चाहिए गवर्नमेंट को, उनको टारगेटेड बंदों को उनका नेटवर्क क्लोज करना चाहिए। ट्विटर या एक्स जिसको हम कह रहे हैं आजकल, वो वीपीएन के जरिए ऑन है, सभी लोग कर रहे हैं। तो ये अदालतों में जाके इसको हाइप क्रिएट करना, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। जिस तरह से ट्विटर चल रहा है वो कंट्रोल ट्विटर ही चलना चाहिए, वरना पाकिस्तान किसी हादसे का मजीद शिकार हो सकता है जो कि होना नहीं चाहिए। इससे किसी हकूक की पामाली नहीं। जी बिल्कुल, ये फादर की बात है। ये इससे पाकिस्तान में इंतजार ही फैल रहा है, हकूक की पामाली कोई नहीं है। मैं आपको जिन्होंने पैसे लाने वो ये नाम दे बस। शाहिद इकबाल भट्टी साहब, एक ये जो है वो खबर भी गर्दिश कर रही है कि आने वाले दिनों में मुहर्रम उल हराम के हवाले से, जैसे कि 6ठी से 11वीं मुहर्रम उल हराम तक ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी कि कोई भी नफरत अंगेज मवाद जो है वो ना अपलोड करे, जिससे जो है वो वायलेंस सेक्टेरियन यानी कि सेक्ट पर जो है वो बातचीत हो। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम होगा या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा या गुड इम्पैक्ट पड़ेगा? इस हवाले से नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा देखिए, जब एक लम्हे के लिए आप छोटी होंगी, मैं भी छोटा था, आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था ना। मुहर्रम हराम में सारी चीजें निकलती थी, मोबाइल एक्सेस नहीं थी। अगर तकरीबकारी होती भी थी तो हमें 2 दिन बाद प्रिंट मीडिया के जरिए पता चलता था ये काम हो गया, या हमारा पीटीवी होता था। यानी ये सारा अफरा तफरी जो फैली है, इसमें हमें मानना चाहिए, मैं एज ए एक्सपर्ट, सोशल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, हमें ये अपनी गलती माननी चाहिए कि हमें मीडियम जितने भी हैं, सोशल मीडियम हमारे हैं, उनको हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसको मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर 10 दिन के लिए इसको कंट्रोल कर लिया जाता है और हम 10 साल पीछे चले जाते हैं और पाकिस्तान में कोई अफरा तफरी, देखें असल में प्रॉब्लम यह है कि इंडिया चाहता है कि तालिबान के थ्रू पाकिस्तान में तखरीबकारी की कोशिश तेज हो चुकी है। अगर उसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हो जाएं और वो इंतजार फैलाने के लिए भी तैयार हो, तो पाकिस्तान में तो अफरा तफरी फैल जाएगी। 25 करोड़ का ये मुल्क है, इसको कंट्रोल करना भी आसान नहीं है। हमारे इदारे इतने मजबूत नहीं हैं। हमें फॉरेन फंडिंग हमारे यहाँ खत्म करने के लिए, हमारे एटॉमिक पावर को खत्म करने के लिए फॉरेन फंडिंग उतनी ही होती है जितना पाकिस्तान का बजट होता है। वो फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को खत्म करने के लिए किनको की जाती है, ये काफी लोगों को पता है और सबसे ज्यादा हमारी एजेंसीज को पता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है आपके टेलीविजन और नाज़रीन के लिए और आपकी हॉट सीट प्रोग्राम के लिए। क्या हमें अपनी एजेंसीज पे पाकिस्तान की सलामती के लिए ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत मेरी और आपकी, हम सब की सरहदों की और मुल्क की हिफाजत अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरीकों से कर रही है, तो क्या हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए या इनको अदालतों में ले जाकर डिस्करेज करना चाहिए? तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं पब्लिकली यूथ में भी फेंक रहा हूं कि खुदारा होश के दाखिल ले, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सोशल मीडिया पे इफेक्ट कर जाएगा? अगर 10 दिन मुहर्रम में देखें, पहले एक जुलजना का जुलूस होता था, उसमें 10,000 लोग होते थे, अब 1 लाख लोग होते हैं। तो जितने लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन में आएंगे उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो उसको कंट्रोल भी तो किसी ने करना है ना। तो इंतजार तो 1 मिनट से पहले, आपको याद होगा ऐसे 10-10 साल पहले मुहर्रम के जुलूसों में बम फटा करते थे। अगर वो नहीं फट रहे, और ये नहीं है हम हर चीज को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि अगर 10 दिन के लिए पाबंदी लग रही है तो ये क्यों लग रही है? सिक्योरिटी के नाम पे किसी भी इवेंट में, चाहे वो 12 रबीउल का दिन हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे हमारी ईदें हो, चाहे हमारी शबरातें हो, चाहे मुहर्रम हराम हो, यानी कोई भी ऐसा इवेंट हो, चाहे हज का हो, भाई वी हैव टू कंट्रोल ऑल द थिंग। ठीक है। इसलिए क्या मसला है कि अगर हम 10 दिन के लिए सोशल मीडिया में अपना टिकटॉक नहीं लगाएंगे,
हम नफरत निर्मवाद नहीं देंगे, लोगों को गाली गलौज नहीं करेंगे तो हमें सब्र नहीं आएगा। हमने अपना, पाकिस्तानियों ने अपना हक पूरा करना है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान अमन के साथ ये दिन गुजर जाए। तो क्या अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सोशल मीडिया को जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए। शाहिद इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से हमें अपना तज़किया दे रहे थे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से एक और खदशे का इजहार किया गया है और वो खदशा ये है कि उनका कहना है कि अगर मईशत दरामद पर मबनी रहेगी तो फिर IMF के साथ हमारा ये आखिरी मुआहदा नहीं होगा बल्कि दोबारा भी जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना के इस बयान पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शाहिद इकबाल भट्टी साहब। तो सर बताइएगा कि अगर हम दरामद पर इन्हिसार कर सकते हैं या नहीं, और कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज नहीं लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस हवाले से जो खदशा जाहिर किया है, इस हवाले से नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, मैं आपको ये भी तो पता है कि मैं अगर सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ तो मेरी जो डोमेन है असल में वो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की है। ठीक है, आई एम फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जी बिल्कुल। तो औरंगजेब साहब हाईली क्वालिफाइड है और उन्होंने HPL को प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल इसी तरह जैसे शौकत अजीज साहब थे और शौकत तरीन साहब थे, वो कुछ सिटी बैंक को जाता रहा और खास तौर पर शौकत अजीज साहब इनके सीनियर रहे हैं। वो पहले HPL को वो प्रॉफिटेबिलिटी में लेंगे, फिर HPL को ये हेड करते हैं। तो एक बैंकर को ला के आपने वज़ीर ख़ज़ाना बनाया है। अब उनकी स्टेटमेंट्स में यू टर्न आ रहे हैं जो मुझे भी फील हो रहा है, आवाम को भी लग रहा है। तो उसकी रियलिटी में चीजें ये है कि अभी तक उनको गवर्नमेंट में आए हुए 4 माह और उनके पास वो पिछले 20-25 सालों का पाकिस्तान का जितना भी मेस क्रिएशन हो चुकी है हमारे फाइनेंशियल मैटर्स में, वो हिसाबदार जैसे बंदे को तो पता हो सकता है जो 20 साल इनका हिस्सा रहा। वो एक नए वज़ीर ख़ज़ाना के लिए सरप्राइजेज होते हैं, वीकली मीटिंग्स होती हैं, उन पे सरप्राइजेज आते हैं। अच्छा ये भी हो चुका हुआ है, अच्छा ये भी, अब देखें कोई नेमुल बदल नहीं है। 20 साल का तजर्बा रखने वाला हिसाबदार और 4 महीने में आए हुए गवर्नमेंट के मुलाजमत को इख्तियार किए हुए औरंगजेब साहब, कोई देयर इज नो कंपैरिजन। अब है तजर्बे का मुआवजा हमने करना है परफॉर्मेंस पे। अच्छा, अगर तो औरंगजेब साहब अच्छे परफॉर्मर रहे, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा ले लें कर्ज उतारने के लिए IMF के पास चले जाए, जब से उनकी स्टेटमेंट जब से आएंगी थी कि ये आखिरी होगा। हर फाइनेंस मिनिस्टर चाहे वो असद उमर आ जाए, शौकत अजीज साहब आए, चाहे वो बाहर से इम्पोर्ट किए हुए बाकी लोग आ जाए, कोई भी आ जाए, वो यही कहेगा ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। आपको अंदाजा है कि ये IMF के प्रोग्राम 1985 के बाद ज्यादा शुरू हुए और 85 से लेकर आज तक नून लीग की गवर्नमेंट ने, सिर्फ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया और पे ऑफ करके राइट ऑफ किया उसको। और जो इसाकदार साहब को हम जितना मर्जी ब्लेम आउट कर ले, ये उनकी सरपरस्ती में ही हम निकले 2013 और 2018 के दरमियान। ठीक है जी, उसको रैप अप कर दिया गया। अब हमें 3 भी लेना पड़ जाए। मसला यह है कि क्या कर्ज लेने से, कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेने पड़ रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा? तो आप 4 दफा ले लें यार। पाकिस्तानी अवाम को सुकून कहां से मिलेगा कि वो अपने घर में अपनी बचतिंग करके पर मंथ एक लोअर मिडिल क्लास बंदा 50,000 कमाने वाला बंदा क्या अपने 2-3 बच्चों के साथ पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकता है? क्या वो सरवाइव कर सकता है? आंसर इज नो। आप IMF से 10,000 दफा कर्जा ले लें, क्या वो कर्जे आप अपनी सैलरी पे करने के लिए ले रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट को 300 गुना इंक्रीज करने के लिए ले रहे हैं, MNA MPOs के पक्ष को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, या आप MNA MPOs को डेवलपमेंट बजट देने के लिए ले रहे हैं, या आप पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए ले रहे हैं? ये दो सेपरेट इशूज हैं। अगर तो औरंगजेब साहब ने पाकिस्तान के कर्जों में कमी करके महंगाई को वापस ले आए, आप ये देखें कि 13 रुपए की रोटी करने वाली मरियम नवाज आज रोटी इस्लामाबाद में 30 रुपए की फिर हो चुकी हुई है, यानी 1 माह के अंदर रिवर्स हो गई है। तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ अनाउंस करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन चंद दिनों और हफ्तों तक होती है, उसके बाद वो रिवर्स हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है और इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है
ये कर्जा लेके कर्जा उतारने वाले से तब हम अपने डेट को माइनस करने में कामयाब होंगे, रोल ओवर करने में कामयाब होंगे, जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगी, जब इदारे बेचे जाएंगे, जब इदारों को प्राइवेट किया जाएगा। भाई हर महीने में आप सारे काम छोड़ के अपने इदारों को प्राइवेटाइज करें और प्राइवेटाइज करके वहां से पैसा लेके कर्ज उतारें, ताकि पाकिस्तान में ये जो इनको किसने कहा था उनकी 25% तनख्वाहें बढ़ाएं, इनको किसने कहा था ये डबल करें, तो ये अपनी गलतियों को तो माने ना। ये अब मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान में जो बजट पेश हुआ है ये बेहतरीन बजट है हुकूमत का, ये अवाम का बजट नहीं है, ये रियासत और हुकूमत का बजट बना है, ये अवाम का बजट नहीं है। इससे अवाम को कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। ये है कि इंतजार फैल गया इससे। नुकसान का क्या है कि आप बंदों को रोजगार खत्म करेंगे, वो इंतजार फैलाएंगे, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक वो ना हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि नून लीग इस वक्त एक दलदल में है और दलदल से निकलने का वाहिद हल ये कोयटा जहाज लेके चले जाना, 10 वजीरों को लेके चले जाना, ये शहबाज शरीफ साहब का काम नहीं है। बलोचिस्तान के बाद सिंध में चले जाना, भाई आप विजुअल कर रहे हैं, आप बैठे रहे, हाउ यू कैन सेव द मनी एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट द पाकिस्तानी पीपल जो इस वक्त जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी इंतजार का शिकार है। और यही वजह फिर वो ट्विटर पर जाके गालियां देते हैं और वो चोरी चकारी करते हैं और पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती जा रही है जी। और विकेटियां आम होती जा रही है, फ्रॉड आम होता जा रहा है। उसके बाद अलग प्राइवेटाइजेशन तेज से तेज करें, इदारे बंद करें और IMF से कर्जा लेके कर्जे उतारने वाला काम कम करें, खुद कफालत पे जाएं और अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें। 4 साल लगेंगे पर्सन ट्रैक बैठ। ठीक है, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें, ये आपका मशवरा है हुकूमत को। तो भट्टी साहब, वजीर खजाना ने एक और बात भी की है कि उनका कहना है कि लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। आपके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगी, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये वफाकी वजीर खजाना किस हवाले से बात कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, शहबाज जैदी भी यही अल्फाज कहते थे, आपको याद होगा कि वो FBR के चेयरमैन बने। जी। वो प्राइवेट सेक्टर से लाके उसको एक बार उन्हें गवर्नमेंट में उसको 1 साल के लिए FBR का चेयरमैन बनाया गया। FBR से ज्यादा गंदे महकमे पाकिस्तान में मौजूद हैं। FBR के पीछे पड़ने का मतलब है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने जो महकमा बनाया हुआ कि जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इतने बड़े महकमे के ऊपर जो हेड्स बैठे हुए हैं फिर वो नॉन प्रोफेशनल है। आप अगर किसी महकमे के बारे में ये कहते हैं कि लोग डरते हैं उनसे, रिश्वत और वो चलती है, तो फिर आपको उस महकमे को डिसॉल्व कर देना चाहिए और सारे बंदों को सस्पेंड करके उनकी अकाउंटेबिलिटी करके उसके पैरेलल वो काम करना चाहिए। पहले तो सोल्यूशन देना कि सोल्यूशन ये क्या अंदाज है। मुझे तो ये नहीं समझ आती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी तारीफ कर रहे होते हैं, कभी बंदे निकाल रहे होते हैं कि 20 बंदों को निकाल दो। जबरदस्ती साहब कहते थे 16,000 लोगों को निकाल दो, FBR ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। अगर FBR इतना गंदा महकमा है और आज से नहीं पिछले 20 सालों से है, तो आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं वो सब अकाउंटेबल है कि उन्होंने इस FBR को चलने क्यों दिया, वो कैसे चल रहे हैं। अगर 9,000 अरब रुपए के टारगेट को FBR पूरा कर रहा है तो वो 13,000 क्यों नहीं कर रहा। तो फिर भी उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही होता है और वजीर खजाना होता है FBR का हेड। तो उसका FBR के हेड का मतलब है कि वो अपनी वजारत को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसी बातें करने की बजाय जो लोग उसका सिस्टम को ठीक करें, FBR को डिजिटलाइज करके जल्द से जल्द करें, सबसे पहले ये काम कर लें। और मुझे लगता है कि कहीं और टांके कहीं और लग रहे हैं, करप्शन कहीं और हो रही है। इन्होंने सीधा मुंह FBR की तरफ कर दिया है, हमें और आपको लॉलीपॉप देने के लिए FBR खराब है। FBR भाई आपके महकमे है, गवर्नमेंट के अंदर वो काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट के महकमे खराब है तो जो गवर्नमेंट का सरबराह होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर जाती है। ये अवाम को कहने की जरूरत ही नहीं है। आप एक्शन लें। आप हमें क्यों बता रहे हैं कि FBR आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और रिश्वत ले रही है और लोग डरते हैं। पहले नैब से डरते थे, अब FBR से डरते हैं। बंद करें ऐसे महकमे। ठीक है, जैसे भट्टी साहब आपने बताया कि करप्शन कहीं और हो रही है और टांके कहीं और लगाए जा रहे हैं, तो अगर हम कर्ज नहीं लेते या IMF के पास बार बार नहीं जाते, यानी कि IMF का जो मुतालबा है डू मोर का, तो इस हवाले से हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस हवाले से बताइएगा भट्टी साहब।
अच्छा, सिर्फ हमारे 2000 खानदान जी जी अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल जी जी एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ये टेक्निकल बात है, पढ़ने लिखने वाले लोग समझ जाएंगे, ये बिल्कुल फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहा हूँ। अगर वो सरेंडर कर देना पाकिस्तान के लिए, जी जी अपनी V8 सारी गवर्नमेंट में जमा करा दे, गवर्नमेंट मुलाजमीन से सारी मुराद वापस ले ली जाए, मिनिस्टर्स वगैरह से सारी मुराद लेके इनको साइकिलों मोटरसाइकिलों पे और इनको कल्टस गाड़ियों पे भेज दिया जाए, 1000 की गाड़ी दे दी जाए, तो मैं पहले 5 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल में पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, ठीक है प्राइवेटाइजेशन से भी और इससे। ये 200 बोगिए रेलवे की प्राइवेट करने से पाकिस्तान के दांत भी गीले नहीं होंगे कर्जे के, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और भाई अभी तक PIA क्यों नहीं हुआ, स्टील बिल को क्यों नहीं कर सके आप? जी जी आपने 15 जो बिलावल भुट्टो कह के थक गया 15 वजारतें खत्म करें, तो आप 15 वजारतें खत्म कर दें बिलावल भुट्टो के कहने पे, उससे आप MOU साइन करवा लें, मीडिया पे आके बैठ जाए, कोर्ट में उसकी डीड को भेजे जी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था हाँ ये फजूल महकमे, ये रोजाना आप और मैं सुनते ही महकमे बंद होंगे और फिर कर्जा उतर जाएगा। कर्जा उतारने के लिए आपको भाईचारी करनी पड़ेगी ठीक और एक है प्लानिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग भी करनी पड़ेगी। आओ मीटिंग खेलें, आओ मीटिंग करें, एग्जीक्यूशन करें। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था एग्जीक्यूशन करें, आज भी कह रहा हूं पाकिस्तान का कर्जा 2000 खानदानों को सरेंडर करने से 1 साल में कर्जा पाकिस्तान का उतर जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूं। हमारे ठीक पास है थरकोल के खजाने मौजूद हैं, हमारे पास नमक के खजाने मौजूद हैं, हमारे पास पोर्ट एंड शिपिंग के खजाने मौजूद हैं, हमारे पास सैर तफरीह की चीजें मौजूद हैं। क्यों नहीं आउटसोर्स कर रहे? आपको कौन रोक रहा है? अगर कोई पाकिस्तान को नहीं खरीद रहा तो पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, अपने अखराजात को कंट्रोल करें, नीयत ठीक होगी तो होगा कि ये नीयत इनकी ठीक नहीं है, इसलिए ठीक है। कामों में हटना है। ठीक हो गया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस हवाले से तज़किया दिया है कि FBR से डरकर जो है वो नहीं इस हवाले से गुजारा किया जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को अगर बैन किया जाता है तो इस हवाले से बहुत सारे जो है वो सवाल गर्दिश करेंगे। और इसी तरह से उन्होंने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से जो है बयानिए पर भी तज़किया दिया। बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से। और अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए इश्यूज को जिनको डिस्कस कर रहे थे वो है ट्विटर X के हवाले से हमने बात की, और इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बयान से मुतालिक जो है वो बात की है। तो ब्रेक से वापस आने के बाद जो प्रोग्राम का बकिए हिस्से की तरफ हम रुख करेंगे, तो नाज़रीन हुकूमत ने निजकारी के मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए 22 अहम ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। यानी कि 22 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा, जिसमें से हज़ारा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस और बोलान मील और इसके अलावा दीगर एक्सप्रेस जो है वो शामिल है, जिनको आउटसोर्स किया जाएगा। यानी कि प्राइवेटाइजेशन के अमल की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला किया गया है। तो नाज़रीन इस हवाले से देखा जाए तो ये दावे जो किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात दी जाएंगी, तो देखना तो ये है कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात दी जाएंगी या खुद के आमदन को, इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए जो है वो हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का ये फैसला कर रही है। तो इस प्रोग्राम में ये सब बातें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले तो ये जो है वो बहुत सारी बातें हैं, इश्यूज हैं, जिसमें रेलवे आमदन जो है वो माली खसारा रेलवे को पहले से ही मौजूद है नाज़रीन। तो ये दावा भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के हवाले से जो है वो इस चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसी हवाले से जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है रुख कर रही हैं। तो इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे। वारिस रजा मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। वैसे मेरा नाम वारिस रजा है, प्लीज नहीं लगाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी।
तो इस हवाले से सर प्रोग्राम का बकायदा इस हवाले से प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हुए जो जिस इशू पर आपसे बात की जाएगी या फिर आपसे इजहार राय लिया जाएगा वो ये कि निजकारी के मंसूबे पर अमल दरामद करते हैं, यानी कि निजकारी के अमल को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि 22 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए जो इस हवाले से जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ये ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि ट्रेनें प्राइवेट होने से आवाम को क्या फायदा होगा और सहूलत कौन सी मैसर होंगी, हमारे नाज़रीन को बताइएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात तो नाज़रीन को समझने की ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, ठीक है, वो बुनियादी जिम्मेदारी होती है किसी भी गवर्नमेंट की कि वो आवाम को ट्रांसपोर्टेशन और शेल्टर और जो है हेल्थ की सर्विसेज, ये 3 बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी दुनिया में जहां भी गवर्न होता है कोई भी चीज, तो उनकी वो जिम्मेदारी होती है और मुफ्त सर्विस होती है। ठीक है, वो जो है उस पर न कोई टैक्स लिया जाता है, न ही कोई जो है ना आवाम से चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये बुनियादी बात समझने की जरूरत है हमारे नाज़रीन को कि हमारे यहाँ ये जो एक बिला वजह का प्रोपेगेंडा और खास तौर से सरमायादाराना जो समाज है, सरमायादाराना समाज करता क्या है कि अपने मुनाफे के लिए वो आवाम का इस्तेसाल करके आवाम से कमाकर और आवाम से ही जो है वो लूटना और खसूटना चाहता है। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो है ना वो लूट खसूट का एक ऐसा बाजार पूरी दुनिया के सरमायादाराना निजाम ने हमारे यहाँ कायम कर रखा है, जिसका अजाब जो है वो अवाम झेलते हैं। इत्तेफाक से उस अजाब को हमारे आज अवाम झेलने के लिए इसलिए मजबूर है कि अवाम को हम पॉलिटिकली शऊर नहीं देते, यानी सियासी शऊर से आगाह नहीं करते। अवाम हमारे सियासी शऊर से दूर होते चले जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो इख्तिदार में हैं, चाहे वो रही हैं, चाहे वो इस वक्त नहीं है, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये एक तरीक़ाकार रहा है कि अवाम को सियासी शऊर नहीं देना है, अवाम को सियासी हालात जो है ना नहीं बताना है, उनकी हालत इदार को दुरुस्त नहीं करना है। लिहाजा अवाम को अगर वो सियासी शऊर देंगे तो अवाम जो है वो अपने हक के लिए खड़ी होगी। तो ये चाहते नहीं है हमारे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है कि अवाम को सियासी शऊर दिया जाए। लिहाजा सियासी शऊर जब नहीं दिया जाएगा तो अवाम जो है वो प्राइवेटाइजेशन का जो ये आपका हवा खड़ा कर रखा है इन्होंने, जो कि अवाम के खिलाफ है, ये अवाम के जमहूर के खिलाफ है, अवाम के हक के खिलाफ है, आइन आपके आइन के खिलाफ है। यानी जो प्राइवेटाइजेशन आइन में कहा है, कोई मुझे बता दे कि आइन में कहीं ये लिखा गया है कि अवाम को आप मुफ्त जो है ना ट्रांसपोर्टेशन नहीं देंगे, अवाम को मुफ्त हेल्थ नहीं देंगे, अवाम को मुफ्त तालीम नहीं देंगे, अवाम को मुफ्त शेल्टर नहीं देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम के गैर सियासी होने ने जो है आज अवाम को इस तरफ यानी इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है कि अवाम जो है ना प्राइवेटाइजेशन के अजाब को सहने के लिए मजबूर है। इसमें तमाम के तमाम गवर्नमेंट रही हैं चाहे नहीं रही हैं या हैं, वो तमाम के तमाम जिम्मेदार हैं। और ये सरमायादाराना निजाम का एक दुमछल्ला है, जो दुमछल्ले को IMF के बड़े बड़े इदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF जो है अपने कब्जे में लिए हुए हैं। ये सारे के सारे उनके गुलाम हैं, अशराफिया के ये लोग हैं। अशराफिया एलीट क्लास को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये एलीट क्लास के बजट बनाकर और जो है ना गरीब पर जो है ना अजाब डालना चाहते हैं।
ठीक है सर, जैसे कि आईएमएफ की तरफ से जो है वो कर्ज और टैक्सेस की भरमार है और इस हवाले से अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है, तो इस हवाले से हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत अपने शाह खर्चियाँ और अखराजात को कम नहीं कर रही और सरकारी महकमों को प्राइवेट करती जा रही है। तो ये अवाम जो है इसका अजाब किस तरह से झेलेंगे, इसको आखिर अवाम को कब जो है वो रिलीफ फ्राहम होगा, इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, अवाम के लिए अवाम का आर्टिकल है 19 और 19A। ठीक है। अवाम को मुकम्मल इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने ऊपर जो भी गवर्नमेंट का जो हक वो नहीं दे रही है आईनी तौर से, या वो जमहूरी तौर से उसका हक नहीं दे रही है, जी, तो अवाम जाए और जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। ये अवाम का बुनियादी सियासी आईनी हक है उसका, 19A और 19 के तहत, बल्कि 17A भी उसको जो है ना प्रोटेक्ट करता है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो आईनी तौर से और सियासी तौर से अवाम को जो है ना नारों में या किसी के पीर होने में, मुर्शिद होने में, या किसी के कहीं भुट्टो है तो कहीं नवाज है तो कहीं इमरान मुर्शिद है, और इस किस्म के वाहियात मामलात में उलझा दिया गया है। कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी को चाह रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, और इस पसंद और नापसंद में जो है बुनियादी तौर से आपकी मईशत जो खाया जा रहा है वो अशराफिया खा रही है। अशराफिया का मतलब होता है इलीट क्लास खा रही है। इलीट क्लास का मतलब ये होता है कि सरमायादार जो है यहाँ का वो, और जागीरदार और वडेरा और सरदार, वो मिलकर इस मुल्क को लूट रहे हैं। उनके साथ अशराफिया का हमारा एक बहुत ताकतवर जो तबका है वो उनका साथी है। लिहाजा अवाम को अपने आईनी हकूक लेने के लिए जब तक अवाम रोडों पर नहीं आएंगे, अपना किसी सियासी पार्टी के बैनर पर ना आए अवाम, जरूरत नहीं है सियासी पार्टियों की। यह सियासी पार्टियां अवाम दुश्मन है सारी की सारी, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो पीपुल्स पार्टी हो, ये अवाम दुश्मन पार्टियां हैं। ये सब अशराफिया के साथ मिलकर अवाम को इस्तेसाल करती है। अवाम को आईएमएफ का कर्जा मेरी और अवाम की वजह से नहीं चला है। आईएमएफ का कर्जा इनके अल्ले तलल्ले और अय्याशियों की वजह से जो है ना गरीब अवाम पर डाला जा रहा है। लिहाजा ये वक्त है कि अवाम जो है ना अपने लिए, अपने आईनी हकूक के लिए, आइन उनको इजाजत देता है, जमहूरी हकूक के लिए उठे। और ये बिल्कुल देखिए, रेलवे का किराया बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि रेलवे का किराया और कम होना चाहिए। रेलवे का किराया ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी की रेंज में हो। पाकिस्तान में रेलवे से ट्रेड यूनियनिज्म को खत्म किया गया, मजदूर यूनियन को खत्म किया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मजदूर यूनियनें हों। मजदूर यूनियन जब होती है तो वो अवाम के राइट्स की बात करती हैं, मजदूरों के राइट्स की बात करती हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम, अमेरिका का प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम और सरमायादार यहाँ के जागीरदारों का ये प्रोग्राम है कि अवाम को कल्लाश कर दिया जाए, अवाम को मार दिया जाए, और ये अपने दिन ब दिन जो है ना असासे बढ़ाते चले। ठीक है, आईएमएफ का ये मुतालबा है कि अवाम के जो है इस हवाले से महंगाई की चक्की में पिसकर जो है वो अवाम रह जाए, उसकी चीखें निकलें। और इस हवाले से वारिस रज़ा तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज़ को उन्होंने प्रोग्राम में हाईलाइट किया कि हुकूमत ने निजकारी के मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए 22 अहम ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया है। तो इस हवाले से जो है वो महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को तकलीफ पहुँचाई जा रही है। तो जैसा कि नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने के करीब है तो हम अगले इशू की तरफ बढ़ेंगे और इस हवाले से बात करेंगे तो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। तो नाज़रीन, कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर अपना फैसला सुनाते हुए कत्ल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा था। नाज़रीन,
तो ये कहना है कीनिया की हाई कोर्ट का। केनियन हाई कोर्ट ने गोली चलाने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी जो है वो बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया है। इस प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाते हुए जो है वो डिस्कस कर रहे हैं हम सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद है वारिस रजा, सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हम जान लेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। केनियन अदालत के फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं, इस हवाले से बताइएगा सर। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अदालत का फैसला किसी की 2 करोड़ और 17 लाख रुपए किसी की जान नहीं ला सकता, बिल्कुल, किसी का बेटा नहीं ला सकता, किसी का भाई नहीं ला सकता, ठीक है, किसी का बाप नहीं ला सकता। तो ये जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि करोड़ों रुपया दे दो मरने वाले को, लवायतीन को दे दो और उनका मुंह बंद कर दो। बात यह है कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं करते? लॉ एंड ऑर्डर का जो निजाम है पूरी दुनिया में, चाहे वो कीनिया हो चाहे वो पाकिस्तान, बात यह है कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को जो है जिसको कहना चाहिए स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं करते, अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त क्यों नहीं करते? ये कौन सा तरीका है कि जहां दिल चाहे वहां पुलिस गोली चलाए और पुलिस गोली चलाने के बाद वो आदमी मर जाए, कोई बाप, किसी का बाप मर जाए, किसी का भाई मर जाए, किसी का बेटा मर जाए और आप 2 करोड़ और 17 लाख रुपए उसका मुआवजा देकर और उनका मुंह बंद करें? इसका मतलब ये है कि आपके पास इंसाफ का कानून जो है, जिसका आप जस्टिस कहते हैं, वो जस्टिस जो है ना पूरी दुनिया में प्रिवेल नहीं करता है। बिल्कुल, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो। जी जी। तो इसका मतलब कि जस्टिस जब प्रिवेल नहीं करता, तो जब तक जस्टिस प्रिवेल नहीं करेगा, अवाम को के तहफ्फुज़ की कोई सबील नहीं निकलेगी, अवाम के जमहूरी हुकूक की कोई सबील नहीं निकलेगी और अवाम की जानो माल का तहफ्फुज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये बहुत बुनियादी बात है कि जस्टिस जो है वो जब तक प्रिवेल नहीं करेगा। देखिए, चर्चिल ने एक बात कही थी, बहुत अहम बात बता रहा हूँ चर्चिल की जस्टिस पर। जब जंग अज़ीम अव्वल के बाद जब तबाही आई है, तो चर्चिल ने ये कहा कि क्या अदालतें जो है बरतानिया की चल रही हैं? साफी ने कहा जी चल रही। कह रहे कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं? उसने कहा जी दे रही। कह रहे कि बस तो फिर हम बरतानिया को खड़ा कर लेंगे। तो बुनियादी बात क्या है चर्चिल के इस जुमले की? बुनियादी बात यह है कि जहां जस्टिस होगा वहां पर प्रिवेल अगर जस्टिस करेगा तो अवाम को इंसाफ भी मिलेगा, अवाम की जान और माल का तहफ्फुज़ भी होगा और अवाम को उसके जमहूरी राइट्स भी मिलेंगे। ये कौन सा तरीका है कि अरशद शरीफ को मारकर पाकिस्तान की हुकूमतें जो है ना बिल्कुल अलग हो जाती हैं, चाहे कोई भी हुकूमत। और अरशद शरीफ जब मरता है तो इमरान खान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बहुत मासूम है, भेजा उन्होंने और आज वो मासूम बना हुए। असल कातिल यही लोग हैं, असल कातिल ये सियासी लोग हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हैं। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि मेरे साथ अरशद शरीफ मेरे साथ 4 साल रहे हैं, मेरे साथ काम किया है, मैं जानता हूँ कि अरशद शरीफ क्या था। उससे बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ किया जा सकता था, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ कि आप अपने मकासद के लिए उसको झोंक दें और झोंक कर अपना मकासद हासिल करने के बाद, अपने इक़्तिदार हासिल करने के बाद, इक़्तिदार से हटने के बाद उसको इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान के इमरान खान की भी जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत भयानक जो है चेहरा है जिसको मैं कभी नहीं भुला सकता। बिल्कुल, जैसा कि सर आपने इस हवाले से बताया कि जस्टिस प्रिवेल नहीं कर रहा, इस हवाले से जो अरशद शरीफ कत्ल केस में जो है वो सियासी रहनुमा ही के जो हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। तो प्रोग्राम के जो है वो वक्त ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। तो आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी सर कि अरशद शरीफ की बेवा ने केनियन अदालत के फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा कि अरशद शरीफ को कीनिया में तो इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिला। सर, आप अरशद की बेवा के रद्द अमल पर क्या कहेंगे और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में उनको इंसाफ कब मिलेगा? इस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को।
देखिए अरशद शरीफ का जो मसला है, देखिए अगर इसकी मैं टेक्निकलिटीज पर जाऊंगा तो काफी मेरे ख्याल से क्या आपको वक्त नहीं है। अरशद शरीफ ने मेरे साथ काम किया, मैंने आपसे पहले भी कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कोलीग और साथी रह चुके हैं। जी, मेरा एंकर था वो, और मेरे साथ उसने काम किया। बहुत नफीस आदमी था, सब कुछ था। लेकिन जहां तक उसकी बेवा का ताल्लुक, तो चूंकि वो दो क्लेम है, एक उसका हकीकी बीवी का क्लेम है और एक सेकंड वाइफ जो कि ARY से ही की थी उन्होंने, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस बेवा का ये क्लेम है, लेकिन बात ये है कि वो बेवा ये जानती नहीं है कि अरशद शरीफ को इमरान हुकूमत ने वहां पर भेजा था। नहीं जानती क्या वो? जी जी, सब जानते हैं। तो फिर बात ये है कि इमरान जो उनके सामने, और इमरान रियाज जो आज मजलूम बने फिर रहे हैं, तो ये है असल मुजरिम। बिल्कुल, ये है असल अरशद शरीफ को मारने वाले, बल्कि मरवाने वाले। और आज ये उनकी कब्र पर आंसू बहा रहे, कसूर बहा रहे, मगर मस्के से आंसू बहा रहे। तो उन बेवा को मेरे तवज्जुह से ये जरूर समझना चाहिए कि जनाब ये जितने आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके हमदर्द बने हुए हैं, यही अरशद शरीफ के कातिल, और कोई कातिल नहीं। ठीक है, लिहाजा उनसे होशियार रहिए और सब्र का दामन। जाहिर है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कि उसके बच्चे अल्लाह उनको उम्र खिज़र दे, उनको सलामत रखे और वो सेहतमंद रवायत के साथ अरशद शरीफ की तरह पढ़े लिखे और एक आला मकाम हासिल। जी ठीक हो गया सर। जैसा कि तज्जियाकार वारिस रजा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस प्रोग्राम में निष्कारी के मंसूबे पर जो है वो रोशनी डाली है आउटसोर्स करने के हवाले से, और हुकूमत के हवाले से जो है वो कड़ी पॉलिसियों के हवाले से नज़रसानी की है। इसी तरह से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त और फैसले के हवाले से जो है उन्होंने आगाह किया है, रोशनी डाली है। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको बताएं कि अरशद शरीफ की बेवा ने भी इस फैसले को जो है वो खैर मकदम करते हुए कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया की अदालत ने तो उनको इंसाफ दे दिया, मगर पाकिस्तान में इंसाफ कब मिलेगा वो इस हवाले से मुंतजिर हैं। तो नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के करीब बिल्कुल आ चुका है, तो इस हवाले से आपको बताएंगे कि हुकूमत ने निष्कारी के मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए 22 अहम ट्रेनों को आउटसोर्स किया। तो हमारे साथ वारिस रजा सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मौजूद थे, इस हवाले से हमें ब्रीफ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो आपको बताएं कि नाज़रीन इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस और हाईलाइट किया, जैसे कि ट्विटर मुतनाज़े ट्वीट के हवाले से जिस तरह से ट्विटर को मुतनाज़े बनाया जा रहा है और उसको जो है वो इस पर बैन लगाया जा रहा है कि इसको नफरत अंगेज़ मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से बयान पर जो है वो कड़े बयान पर हमने जो है वो नज़रसानी की है, और निष्कारी के अमल को जो है वो प्राइवेटाइजेशन के अमल को हमने डिस्कस किया है। और इसी के साथ ही लास्ट और हॉट इशू के हवाले से जो आज हमने हॉट सीट पर जो डिस्कस किया वो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम में जो है वो इस इशू और डिस्कशन जो है वो जारी रही, और मजीद इश्यूज और हाईलाइट्स के साथ हम हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कबान।